मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो देखिए थोड़ा सा टॉपिक रह गया, इसके बाद ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है पॉइंट्स टू बी केप्ट इनटू कंसिडरेशन इन मटेरियल इशू प्राइसिंग। कि जब मटेरियल इशू किया जाता है कहाँ से, गोडाउन से फैक्ट्री को, तो कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखा जाता है। तो सबसे पहले देखो कि जो भी परचेज प्राइस है, जितने में आपने ख़रीदा, दैट शुड बी फुल्ली रिकवर्ड। मतलब लॉस पे नहीं जाना चाहिए, ये नहीं कि आप परचेज प्राइस से कम पर इशू कर रहे हैं। और सेकेंड, देयर शुड बी नो डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ इक्विटेबल मटेरियल। कि एक जैसा मटेरियल है ना, उसके प्राइजेज में, उसके कॉस्ट में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। कि कभी आप 10 का परचेज़ कर रहे हो, कभी आप 20 का परचेज़ कर रहे हो, कभी 30 का परचेज़ कर रहे हो, है ना। तो इतना कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होना चाहिए। और जो भी करंट मार्केट प्राइस है उसके लिए टेंडर या कोटेशन वो रिफ्लेक्ट करें। तो फॉर टेंडर और कोटेशन इट शुड रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट प्राइस। कि अगर आप किसी कोई टेंडर अगर डिमांड करता है, कोटेशन लेता है, तो उसके लिए आप मार्केट प्राइस को कंसिडर करोगे। एंड वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का जब वैल्यूएशन करें तो वो वैल्यूएशन का आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाना होता है। तो दैट नॉट एनफ डिफरेंस में देयर फ्रॉम द वैल्यू ऑफ एज शोन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जितना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिखाया उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है ना। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ देखो सेकंड पॉइंट में बताया कि कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जो मटेरियल है वो इशू किया जाना चाहिए एट इन्फ्लेटेड प्राइस, है ना। लेकिन इन्फ्लेटेड प्राइस भी जस्टिफाइड होना चाहिए। मतलब अगर क्वांटिटी कम हो रही है, वेस्टेज हो रही है, तो ही इन्फ्लेटेड प्राइस पर दिखाना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। नेक्स्ट ये बताता है कि इफ़ द लॉस ऑफ मटेरियल इज़ रिलेटेड टू इनडायरेक्ट मटेरियल। कि अगर जो लॉस है वो इनडायरेक्ट मटेरियल से रिलेटेड है तो उसको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, है ना। आइडेंटिफाई करके फिर आप उसको शो कर सकते हैं। और अगर कंटिन्यूसली प्राइसिंग राइज हो रहे हैं, जैसे पहले ही बताया था, तो लीफो मेथड यूज़ किया जाना चाहिए। और अगर प्राइस कंटिन्यूसली कम हो रहे हैं तो फीफो मेथड यूज़ किया जाना चाहिए। मतलब कॉस्ट कम नहीं शो करनी, क्योंकि कॉस्ट के बेस पर आप सेलिंग प्राइस सेट करते हैं। और अगर कुछ एक्सपेंडिचर भी हुए हैं, है ना, एक्सपेंडिचर किए हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या अदर एक्सपेंडिचर है, तो फाइनेंशियल नेचर के एक्सपेंडिचर हम इसमें शो नहीं करते। लेकिन अगर कुछ एक्सपेंडिचर डायरेक्ट नेचर के हैं और मटेरियल से रिलेटेड है तो उसको हम शो करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड में। एक देखो छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्राइसिंग ऑफ मटेरियल रिटर्न। कि अगर वापस आता है मटेरियल तो किस पर इशू किए जाएंगे। तो अगर वैसे तो ये होता है कि ओरिजिनल जो प्राइस होता है जिस पर आपने इशू किया उसी पर ही रिटर्न होगा, है ना। चाहे फीफो मेथड यूज़ किया हो, चाहे वो लिफो यूज़ किया हो, जिस प्राइस पर मटेरियल इशू हुआ है उसी प्राइस पर उसको वापस किया जाएगा। और सेकंड, इफ़ द फर्म इज़ फॉलोइंग द एवरेज प्राइस मेथड, तो भी यही है, ओरिजिनली जिस पर इशू हुआ उसी पर ही रिटर्न होगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट टॉपिक एक और दिया है, डिक्रीज़ और इंक्रीज़ ऑफ मटेरियल इन स्टोर। कि स्टोर में अगर मटेरियल बढ़ जाता है या शॉर्टेज हो जाती है ना, तो फिर क्या करना है। अगर शॉर्टेज हो जाती है, जैसे शॉर्टेज नॉर्मल वेस्टेज की वजह से है, तो दैट शुड बी पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। वो प्रोडक्शन कॉस्ट का पार्ट होगी। जैसे नॉर्मल वेस्टेज है 100 यूनिट्स आपने परचेज़ की और वो नॉर्मल वेस्टेज है 10 यूनिट्स का, तो आप उसकी जो कॉस्ट है वो 90 यूनिट्स में दिखा सकते हैं, जैसे हमने इन्फ्लेटेड प्राइस में किया था। लेकिन अगर ये शॉर्टेज अब नॉर्मल है कि मतलब ड्यू टू फायर हो गई या ड्यू टू थेफ्ट हो गई या केयरलेसनेस की वजह से हो गई, है ना, तो ये अब नॉर्मल लॉस है और इसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट में से माइनस नहीं करेंगे, है ना। तो इस तरह की जो कॉस्ट है उसको हम P&L अकाउंट से चार्ज किया जाएगा। और अगर कोई सरप्लस है मटेरियल का, इफ़ देयर इज़ अ सरप्लस एट द टाइम ऑफ फिज़िकल वेरिफिकेशन, तो इसको आप रिसिप्ट साइड में शो करेंगे, है ना। और वैल्यूड लेटेस्ट प्राइस पर भी कर सकते हैं और मार्केट प्राइस पर भी कर सकते हैं, जैसा भी ठीक लगे। तो ये हमारा था कुछ कि अगर डिक्रीज़ और इंक्रीज़ हो जाता है तो कैसे करेंगे। और इसके साथ ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसको पढ़ के देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।